वो तारीख होता है 4 सितंबर 2025। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लाखों की संख्या में यूथ सड़क पर उतर चुके थे। नेपाल की पार्लियामेंट की ओर वे आगे बढ़ रहे थे। समय हो रहा था 2:08। सरकार इन प्रोटेस्टर को रोकने के लिए तुरंत पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा देती है, लेकिन ये यूथ प्रोटेस्टर रुकते नहीं हैं और पार्लियामेंट की ओर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सरकार उन्हें रोकने के लिए अब सेना को सामने लाती है, लेकिन वे सेनाओं को बैरिकेडिंग को तोड़ के वे आगे बढ़ जाते हैं और पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास करते हैं। तभी एक ऐसी घटना होती है जो पूरे नेपाल को शर्मसार कर रही थी। जी हाँ, सेना को फायर करने का निर्देश दिया जाता है। नेपाल की सेना ने करीब 10 मिनट तक करीब 1000 से ज्यादा राउंड फायरिंग करती है, जिसमें 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। गल्फ इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार से उस समय तुरंत 23 लोगों की मौत हो जाती है। सोचिए कि वो कितना भयावह दृश्य होता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर कुमार मिश्रा, आजाद हिंद फौज से। जी हाँ, वो नेपाल जो कभी जनक की नगरी मानी जाती थी, मां सीता का विमान मानी जाती थी, वही नेपाल अब जल रहा है। जी हाँ, नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त 2025 को सभी सोशल मीडिया पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थी उन सभी को एक नोटिस भेज दी। नेपाल की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल की गवर्नमेंट से रजिस्टर कराने की मांग की। लेकिन सभी सोशल मीडिया करीब गल्फ रिपोर्ट के अनुसार से 26 सोशल मीडिया ने नेपाल की गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं कराया। एक सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट टिकटॉक को छोड़कर। अब वो तारीख होता है, नेपाल की सरकार ने 3 सितंबर तक का समय दिया था। 3 सितंबर पूरे हो जाते हैं। 3 सितंबर के रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने एक आदेश दिया जाता है सरकार को कि सभी सोशल मीडिया को आप बैन करें। होता वही है कि सरकार बैन करती है और 3 तारीख के रात में ही ये पूरे नेपाल में सोशल मीडिया बैन कर दिया। 4 तारीख के सुबह में जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि सभी सोशल मीडिया बैन हो चुका है, लोग अब हंगामा शुरू कर देते, लोग प्रोटेस्ट शुरू कर चुके थे। इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व एक एनजीओ कर रही थी जिसका नाम था हेम्पी ऑर्गेनाइजेशन था। ये प्रोटेस्ट को पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी। प्रोटेस्ट की शुरुआत नेपाल की राजधानी काठमांडू से होती है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट पूरा नेपाल में फैल जाता है। जनकपुर, भरतपुर, ये सभी जगह प्रोटेस्ट होने लगता है धीरे धीरे। ये सोशल मीडिया बैन के कारण क्यों नेपाल की यूथ इतनी आग बबूला थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में धीरे धीरे नेपाल में सोशल मीडिया बैन ही सबसे बड़ा कारण नहीं था इस प्रोटेस्ट का। सबसे बड़ा कारण था नेपाल में फैल रही इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म और सबसे बड़ा था करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार। इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से यूथ अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि नेपाल में यहां तक सोच के देखिए कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब युवा बेरोजगारी करीब 18.82% है। ये नेपाल की एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। यहां तक कि सोच के देखिए कि 5 में से नेपाल में एक युवा बेरोजगार रह जाता है। नेपाल की जो युवा थी इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार तक प्रमुखता से ला रही थी, लेकिन सरकार ने इसे बैन कर दिया था। अब धीरे धीरे यूथ जो है एक टिकटॉक को छोड़कर पूरे सभी सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है। धीरे धीरे टिकटॉक पर भी नेपोटिज्म ये हैशटैग फैलने लगता है। सरकार इसे भी बंद करने का प्रयास करती है, लेकिन 4 तारीख को ही धीरे धीरे ये हंगामा पूरे नेपाल में फैल जाता है। जी हाँ, जेनसी एक नाम है, आपने तो जरूर सुना होगा। नेपाल के प्रोटेस्ट में जेनसी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जेनसी का मतलब होता है जनरेशन जेड। जनरेशन जेड है क्या, आइए उसको समझते हैं। जनरेशन जेड उसे कहते हैं जिनका जन्म 1992 से लेकर 2012 के बीच। ये प्रोटेस्ट बहुत आगे फैल जाता है। गल्फ इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार से धीरे 4 तारीख के करीब 3:10 में
जो यूथ पूरे काठमांडू में करीब लाखों की संख्या में हो जाते हैं। अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने लगा था। प्रोटेस्ट धीरे धीरे होने के बाद धीरे धीरे बहुत तेजी से फैल रहा था, यहाँ तक पार्लियामेंट को जला दिया जाता, यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग के कारण उनकी मौत हो जाती है। इतना बड़ा हिंसा होता है। करीब करीब 500 से ज्यादा लोग, एक रिपोर्ट के अनुसार, टुडे खबर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 500 से ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। सरकार तुरंत प्रोटेस्ट करने वालों पर गोली चलाने के निर्देश देते हैं फिर से, लेकिन अब प्रोटेस्ट बहुत आगे हो चुका था। अब सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली को प्रधानमंत्री पद से हटने के आदेश देते हैं, सलाह देते हैं कि आप हट जाइए। केपी ओली ने इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्टर को देखकर वो घबरा जाते हैं और तुरंत रिजाइन ले लेते हैं। केपी ओली अपने धीरे धीरे अपने आवास से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन चारों तरफ से प्रोटेस्टर उन्हें घेर लेते हैं। सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा। यहाँ तक कि फिर एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो टीम मौजूद थी वहां पर केपी ओली फोन करते हैं सेना अध्यक्ष को कि एक आप तुरंत हेलीकॉप्टर ले जाइए। अब तुरंत एक सेना के हेलीकॉप्टर आती है, उनके घर पर लैंडिंग होता है और केपी ओली उस पर चढ़कर यूएई, एक रिपोर्ट के अनुसार से यूएई की ओर चले जाते हैं। जो नेपाल के एक तरफ नेपाल की जनता भूखमरी और जल जमाव की समस्या से झेल रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ नेपाल के मंत्री के बेटे विदेश में घूम रहे थे, बड़े बड़े लग्जरियस जीवन लाइफ जी रहे थे। सोच के देखिए आप एक कैसी जनता धीरे धीरे यही जनता में प्रोटेस्ट करने लगती है। हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।